नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल में। और साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस ऑफ ए नाउन, माने नाउन में केस के वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस का ये सेशन है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। केस से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस कौन कौन से होने वाले हैं। देखिए, नाउन में जैसे कि हमने नाउन का फर्स्ट सेशन लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, अब हम नाउन में करने वाले हैं नंबर, जेंडर और केस। तो इसी क्रम में फर्स्ट हम बात करेंगे केस के बारे में। और हिंदी से एक बार मैं कंपेयर कर दूं इसको। हिंदी में जो आपके कारक हैं उसी को इंग्लिश में बोला जाता है केस। मीन्स जैसे कि आपने पढ़ा हुआ कर्ता ने कर्म को करण से, वो सब चीजें हैं, वो आती है आपके इंग्लिश ग्रामर में केस में। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों ही कॉमन से ही क्वेश्चन है, बट मैंने आपको राइट डाउन कर दिया है, एक बार आप रिवाइज कर लें इनको भी, बड़े कॉमन क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव केस इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनेटिव केस, while ऑब्जेक्टिव केस इज ऑल्सो नोन एज एक्यूजेटिव केस। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाने की हिसाब से इसको राइट डाउन कर दिया है। इसको देख लें। सब्जेक्टिव केस मींस नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मींस एक्यूजेटिव केस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वो करेंगे थर्ड वन पे। ही गेव मी अ बुक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लें। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ही गेव मी अ बुक। अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट है आपके सामने। अब जो इसमें दोनों का ही केस अगर पूछा जाए तो अ बुक इसमें है आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी क्या हुआ इसमें, मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यदि बात की जाए केस की, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा मींस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसका जो केस है वो केस होगा ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। फिर से अच्छे से देख लें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि सेंटेंस में आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस अगर आपको पूछे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस होगा ऑब्जेक्टिव केस, और इट इज आल्सो नोन एज एक्यूजेटिव केस। और यदि हम बात करें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस कौन सा होगा। यदि एग्जामिनर आपको पूछे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस होगा डेटिव केस। फिर से देख लें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस होगा ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द indirect object, and when we consider about the case of indirect object, then it will be dative case। माने डेटिव केस का जैसे नाम है, तो डेटिव केस का मतलब डेटिव केस किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेटिव केस रिप्रेजेंट करेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। और मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ बिल्कुल अच्छे से आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ। यदि बाय द वे डेटिव केस ऑप्शन में न आए तो डेटिव केस, इट मींस डेटिव केस का नाम आते ही आपके माइंड में आना चाहिए आई एम टॉकिंग अबाउट द, और यू कैन से एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यदि पेपर में डेटिव केस आपके ऑप्शन में नहीं हो तो उस कंडीशन में आपको ऑब्जेक्टिव केस पे ही मूव करना है। इस बात को अच्छे से ध्यान से सुन लेना आप। यहाँ आपके सामने मैंने दोनों के आपके केस लिख दिए हैं। आपके दो वर्ड है मी एंड ए बुक। अब ए बुक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और मी है इनडायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। एंड इट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड इट इज आल्सो नोन एज सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यदि एग्जामिनर आपको इन दोनों के केस पूछे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फर्स्ट ऑब्जेक्ट का केस होगा ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस होगा डेटिव केस। पेपर में डेटिव केस ऑप्शन नहीं आने पर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस करोगे ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। तो यहाँ दो आपके फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपका यदि आंसर की बात की जाए तो यहाँ आपका मी है, मी का हो गया आपका केस डेटिव केस। और यदि बात की जाए अ बुक की, अ बुक, और ए बुक का केस हो गया आपके सामने ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। और पेपर में डेटिव केस नहीं आने की स्थिति में आप इसको भी ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी और यू कैन से एक्यूजेटिव केस की कैटेगरी में ही काउंट करेंगे। ये भी अच्छे से ध्यान रखना। और जैसे ही डेटिव केस का नाम आए तो डेटिव केस किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेटिव केस रिप्रेजेंट करेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। ही गेव अ बुक टू मी। अब इसी क्वेश्चन को मैंने रिवर्स करके आप लोगों के सामने इसको एक और अलग तरीके से लिख दिया है। ही गेव अ बुक टू मी। अब एक छोटी सी बात आपको क्लियर कर दूं। यदि इसका एसवीओ सी के अकॉर्डिंग अगर हम सेंटेंस एलिमेंट देखेंगे
तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ ही क्या है, ही का अगर केस पूछे तो बड़े सिंपल है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस, माने कर्ता रूप, ठीक है। और यदि इसमें सेंटेंस एलिमेंट की बात करें एसवीओसी के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और एक और बात क्लियर कर दूं, ये प्रेपोजिशन के साथ है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज किसका फंक्शन करती है, ए फॉर एडवर्बियल का। ये मैं ओरली बता रहा हूं आपको, ये भी बिल्कुल क्लियर कर लेना आप लोग। अब यहाँ देखिए, अब ही गेव अ बुक टू मी, यहाँ आपके सामने एग्जामिनर आपको केस पूछ ले, यदि अ बुक का केस और टू मी का केस पूछ ले, तो एक बात आप अच्छे से सुन लेना और एक बात अच्छे से समझ भी लेना। यहाँ जो ए बुक है, ये आपके सामने किसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ जो वर्ब आप देख रहे हो, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ए बुक, क्लियर। और ये जो मी है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये गेव का ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपके सामने जो प्रेपोजिशन है, तो मी इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। फिर सुन ले, ये मी इस गेव का नहीं बल्कि इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ बुक, ये है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी आपके सामने बिल्कुल क्लियर किया था मैंने। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस कौन सा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा आपके ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके। अब ये प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन के साथ जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी हमेशा काउंट किया जाएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस में। यानी यहाँ एक बात क्लियर कर दें फिर, ये अब किसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का, मी किसका ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपोजिशन का। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस में आएगा, एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में, क्लियर है बिल्कुल। अब यदि बात की जाए सेकंड में आपके टू मी, ये जो मी है ऑब्जेक्ट है टू का, और ये टू मी यानी प्रेपोजिशन के साथ जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, या आप यू कैन से ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इसकी, प्रोनाउन की, तो प्रेपोजिशन के साथ कौन सा केस आएगा, प्रेपोजिशन के साथ केस आएगा आपके एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस। यानी यहाँ एक बात क्लियर है। अब एक मैं तीन चीजें क्लियर कर दूं। फर्स्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि बात की जाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, और यदि बात की जाए प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट की, और इसके साथ साथ सेकंड वन एंड थर्ड वन, यदि बात की जाए लेट प्लस ऑब्जेक्ट की, तो ये सभी किस कौन सी कैटेगरी में काउंट होंगे, ये काउंट होंगे आपके ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस की कैटेगरी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। यहाँ मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर आपके सामने। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की जाए यदि, और यदि प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट की बात की जाए, या फिर लेट के साथ ऑब्जेक्ट की बात की जाए, तो इनका केस होगा ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। माने यदि इसका एक एग्जांपल मैं आपको और क्लियर कर दूं, यदि लेट प्लस ऑब्जेक्ट की बात की जाए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, तो लेट के साथ जो वर्ड है आपके सामने, इसका केस कौन सा हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं आपको आपको जिस प्रकार से प्रेपोजिशन के साथ हमेशा केस कौन सा आएगा और कौन सी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यहाँ इन दोनों में आप सिमिलरिटी अच्छे से देख लें, यहाँ ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। इसी प्रकार से लेट के साथ भी हमेशा जो वर्ड होगा वो ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा, इन दोनों में सिमिलरिटी है। तो यहाँ आपके सामने तीन बातें क्लियर है। फर्स्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस, प्रेपोजिशन के साथ कोई वर्ड हो उसका केस, और लेट के साथ अगर कोई वर्ड है तो उसका भी केस। ये किस कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ये एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में आएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ पे कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव डू योर वर्क, राजीव अपना काम करो। डू योर वर्क राजीव, राजीव अपना काम है करो। तो कोई व्यक्ति राजीव को संबोधित करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है, राजीव को अपना काम करने के लिए कह रहा है। अब ये दोनों ही तरह से मैंने क्वेश्चन इसको राइट डाउन कर दिया है। तो यहाँ आप देख लें, आपके सामने जो राजीव डू योर वर्क, इसमें राजीव के नीचे आपको क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इसका केस पूछ रहा है। और तो इसका केस होगा, यानी ये किस ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली इसको कर रहा है संबोधन। संबोधन माने कोई व्यक्ति राजीव को एड्रेस करके बोला, राजीव को संबोधित कर रहा है। यहाँ भी सेम कंडीशन है,
राजीव को किसी व्यक्ति के द्वारा संबोधित किया जा रहा है, उसको संबोधन कर रहा है। तो मैं एक बात आप लोगों के साथ बिल्कुल क्लियर कर दूं, यहाँ राजीव को किसी व्यक्ति के द्वारा संबोधित किया जा रहा है। और राजीव यहाँ कौन से केस में हुआ, यदि एग्जामिनर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछे जिसका संबंध है एड्रेस माने संबोधन से, तो ये होगा वोकेटिव केस। वोकेटिव माने मैं बात कर रहा हूं, एड्रेस माने संबोधन की। यानी यदि एग्जामिनर किसी भी तरह कोई एग्जांपल दे आपको और यदि उसमें एड्रेस या संबोधन की बात करे तो निश्चित रूप से ही आपको मूव करना है उसके केस में, हम बात करेंगे और आंसर होगा वोकेटिव केस। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसमें एक ओरल क्वेश्चन आप लोग अच्छे से और तैयार कर लेना। यहाँ आप देख रहे हो सेंटेंस के स्टार्टिंग में है राजीव और यहाँ सेंटेंस के लास्ट में है राजीव। तो यहाँ जो वोकेटिव केस है उसकी पोजीशन आप देखो, यहाँ वोकेटिव केस स्टार्टिंग में है, यहाँ आपके लास्ट में है। यानी वोकेटिव केस जो है अपनी पोजीशन वो किस टाइप की पोजीशन रखता है, मोबाइल पोजीशन। माने यदि आपको पूछ ले एग्जामिनर, केस में से पूछ ले यदि आपको एग्जामिनर कि कौन सा केस सेंटेंस में मोबाइल पोजीशन रखता है, तो आपका आंसर होने वाला है वोकेटिव केस सेंटेंस में मोबाइल पोजीशन रखता है। माने यह सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। तो अगर मोबाइल केस की बात की जाए तो वोकेटिव केस इज आल्सो नोन एज मोबाइल केस इन अ सेंटेंस। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन ट्रेडिशनल ग्रामर देयर वर 5 केसेस। यानी ट्रेडिशनल ग्रामर में नंबर ऑफ केसेस की बात की जाए तो ये कितने थे, 5। अब कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है सब्जेक्टिव केस, माने आपके सामने ये रहा जो कर्ता की तरह काम है, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करे। ऑब्जेक्टिव केस जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करे। और नेक्स्ट वन है पॉजेसिव केस, यानी अधिकार को बताने वाला केस हो, अधिकार को बताने वाला कारक हो। और इसको जैसे कि मॉडर्न ग्रामर में क्या कहा जाता है, जेनेटिव केस। और फिर है डेटिव केस, देन वोकेटिव केस। डेटिव केस और वोकेटिव केस मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। डेटिव केस मींस आपके सामने है, डेटिव केस माने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वोकेटिव केस आपके सामने है जो कि एड्रेस या संबोधन को रेफर करे, वो होगा आपके वोकेटिव केस। और पॉजेसिव केस कौन सा होगा, जो आपके मॉडर्न ग्रामर में विच इज नोन एज ए जेनेटिव केस, जो कि अधिकार को बताए। चलिए इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ केसेस इन ट्रेडिशनल ग्रामर आपके सामने क्लियर है 5। और कौन कौन से है उसमें ट्रेडिशनल ग्रामर में कौन कौन से केसेस हुआ करते थे आपके सामने बिल्कुल राइट डाउन क्लियर कर दिए हैं मैंने। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। कॉमन केस ऑफ अ नाउन इंक्लूड्स, यानी यदि पेपर में किसी भी तरह से आपको कॉमन केस का नाम आ जाए तो आप एक बात अच्छे से क्लियर कर देना। कॉमन केस ऑफ अ नाउन माने एक नाउन का कॉमन केस क्या क्या इंक्लूड करता है, तो आपके सामने आंसर होने वाला है फर्स्ट एंड सेकंड। माने कॉमन केस ऑफ अ नाउन इंक्लूड्स, माने एक नाउन का कॉमन केस क्या इंक्लूड करता है, कौन कौन से केस को इंक्लूड करता है, तो आपका आंसर होगा सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। माने जैसे ही कॉमन केस का नाम आए आपके सामने तो सीधा आपके माइंड में दोनों केसेस आ जाने चाहिए, यानी सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। माने कॉमन केस ऑफ अ नाउन इंक्लूड्स सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। कॉमन केस का नाम आते ही आपके माइंड में आएंगे सीधे सब्जेक्टिव केस। आई एम टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। ये दोनों कौन सी कैटेगरी के, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, दीज टू केसेस आर you can say studied under the category of a common case। तो इसमें कहीं कोई आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही आप कह सकते हैं इजी सा क्वेश्चन है। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। राजीव कार इज वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ आप देखें राजीव कार इज वेरी एक्सपेंसिव, यहाँ राजीव का केस पूछ रहा है, बिल बड़ा ही सिंपल है। अपोस्ट्रोफे के साथ आपके सामने एस है, तो यहाँ ये सीधी सीधी बात है, कार का संबंध किससे बता रहा है, राजीव से। माने ये आपके जिसको ट्रेडिशनल ग्रामर में कहेंगे पॉजेसिव केस, और मॉडर्न ग्रामर में इसे हम काउंट करेंगे और इसे कहेंगे जेनेटिव केस। माने
ट्रेडिशनल ग्रामर में जिसको पॉजिटिव केस कहा जाता था उसे ही मॉडर्न ग्रामर में जेनेटिव केस कहा जाता है। और जो किसको बताता है, संबंध को बताता है। और संबंध के अलावा कौन कौन सी चीजों को बताता है वो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में डिक्लेयर कर दिया है। तो इस पे मूव करने वाले हैं, उससे पहले आप अच्छे से देख लें। इसमें राजीव कार इज वेरी एक्सपेंसिव। अब एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, यहाँ राजीव कार, इसमें कार जो है वो हुआ आपका हेड वर्ड माने मुख्य शब्द हो गया। अब ये जो यहाँ आपके राजीव माने अपोस्ट्रोफे करके एस है, और जो जेनेटिव केस है वो किसके फंक्शन में है, ये फंक्शन कर रहा है आपके प्री मॉडिफायर ऑफ दिस हेड वर्ड। ये हमने आपके सेकंड ग्रेड की अमेजन की क्लासेस में स्टडी कर लिया था। यहाँ बॉस और आपके यू कैन से रूट वर्ड जो है और जो हेड वर्ड है वो है कार, और यहाँ राजीव जो है वो इसके प्री मॉडिफायर के रूप में फंक्शन कर रहा है, जो कि कौन से केस में है, जेनेटिव केस। तो जेनेटिव केस का नाम आते हैं आपके माइंड में अपोस्ट्रोफी करके एस, ये वाला आपका जो फॉर्म है वो आपके माइंड में आ जाना चाहिए, जो कि किसको बताएगा, बेसिकली पॉजिटिवनेस को बताता है। बाकी और भी कई चीजों को ये डिस्क्लोज करता है, जो कि मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 10 में क्लियर कर दिए हैं। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। द कार ऑफ राजीव इज वेरी एक्सपेंसिव। अब इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा अलग तरीके से राइट डाउन कर दिया है, और इसमें से भी एक क्वेश्चन आपके सामने है, द कार ऑफ राजीव इज वेरी एक्सपेंसिव। अब यहाँ देखें कार का केस और यहाँ देखें राजीव का केस। तो मैं समझता हूँ मैं आपको ऊपर डिस्क्राइब कर ही चुका हूँ, आप लोग इसमें कहीं आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ कार क्या है, कार है आपके सीधे सीधे सब्जेक्ट के रूप में है, तो सब्जेक्टिव केस हो गया, सिंपल है। और यहाँ कार के पहले जो दे आप देख रहे हो, ये दे क्या है, प्री मॉडिफायर ऑफ हेडवर्ड। हेडवर्ड क्या है यहाँ, हेडवर्ड आपके सामने कार। और बात की जाए केस की, तो कार का केस हो गया क्या, सब्जेक्ट। और सिंपल सी बात है, आपके सामने ये है वर्ब, और इस वर्ब से पहले आ रहा है, तो सिंपल सी बात है वर्ब से पहले आ रहा है तो कौन से केस में है, सब्जेक्ट के फंक्शन में है, और सब्जेक्टिव केस इसका हो गया केस। यदि बात की जैसे केस की, तो सब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले आ रहा है, सब्जेक्टिव फंक्शन में है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यदि बात की जाए राजीव की, अब राजीव भी होने को तो इस वर्ब से पहले ही है, लेकिन अब यहाँ बात की जाए राजीव के केस की, तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, और ये प्रेपोजिशन है ऑफ, और इस प्रेपोजिशन मैंने आपको राइट डाउन कर दिया है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्रेपोजिशन के साथ जो भी वर्ड होगा वो कौन से केस में होगा, उसको माना जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। और ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट आपके इस प्रेपोजिशन का, ये जो प्रेपोजिशन है ऑफ, इसका ऑब्जेक्ट है राजीव। और बात की जैसे केस की, तो ऑब्जेक्टिव केस आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, which is the last question of our session. Genitive case of a noun presents। अब जैसे ही जेनेटिव केस का नाम आया आपके सामने, जैसे ही जेनेटिव केस का नाम आता है हमारे सामने, तो हमारे माइंड में एक बात बिल्कुल क्लियर सी है, और वो है अपोस्ट्रोफे एंड देन एस। और एक और मैं आपको बता दूं, ये जो अपोस्ट्रोफे है, इस अपोस्ट्रोफे का हिंदी में नाम क्या है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है उद्धरण चिन्ह। इसको उद्धरण चिन्ह कहा जाता है हिंदी में। चलिए देखते हैं, जेनेटिव केस ऑफ अ नाउन प्रेजेंट्स, माने जो आपका अपोस्ट्रोफी करके एस है, जेनेटिव केस किसका, नाउन का, वो किस किस को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली रिप्रेजेंट्स ओरिजिन माने उत्पत्ति आप कह सकते हैं, ड्यूरेशन माने आप अंतराल कह सकते हैं, विच इज रिलेटेड टू टाइम, एंड थर्ड वन है बिलोंगिंगनेस माने संबंध को बताता है, अधिकार को बताता है। ये देखिए आप यहाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। यदि ओरिजिन की बात करें तो आपको ओरल ही मैं बता देता हूँ। ओरिजिन जैसे कि मैंने मान लीजिए मैंने कहा शेक्सपियर्स क्रिएशन, माने शेक्सपियर की, ये आप कह सकते हैं शेक्सपियर कृत क्रिएशन, या शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई कोई क्रिएशन, तो शेक्सपियर्स क्रिएशन माने शेक्सपियर कृत कोई भी रचना, तो वहां अपोस्ट्रोफी का कैसा आएगा, शेक्सपियर्स क्रिएशन में, ओरिजिन को बता रहा है। और ड्यूरेशन की बात की जाए, तो यदि मान लीजिए मैंने कहा आई विल स्टे हियर फॉर 2 वीक्स हॉलीडेज, तो 2 वीक्स मैंने कहा 2 वीक्स, तो फिर इसमें अपॉस्ट्रोफी का कैसा आएगा, वो ड्यूरेशन को बताएगा। मैंने कहा 2 वीक्स हॉलीडेज, यदि मैं डिस्कस करूं, तो यहाँ ये 2 वीक्स हॉलीडेज, ये किसको बता रहा है, ड्यूरेशन को। मैंने कहा शेक्सपियर से
शेक्सपियर से क्रिएशन। अब ये किसको बता रहा है? ओरिजिन को। और बिलोंगिंगनेस की बात की जाए तो आपके सामने है, जैसे मैंने कहा, राम्स कार। अब यहाँ राम क्या रख रहा है? कार रख रहा है, तो बिलोंगिंगनेस हो गया। तो इस प्रकार से जेनेटिव केस न केवल बिलोंगिंगनेस और पजेसिवनेस को बताता है, बल्कि इसके अलावा यह बेसिकली ड्यूरेशन को और ओरिजिन को भी बताता है, माने अंतराल को और उत्पत्ति को भी बताता है। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हुए आज के सेशन में। और इन 10 क्वेश्चन में मैं समझता हूँ मैंने आपको केस से रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चंस है वो आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा आपको बुक सजेस्ट कर दी है रेन मार्टिन की, उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा थर्ड सेशन हो गया। अभी मैं बिल्कुल जैसे आपके कमेंट्स आ रहे थे, कोशिश करूंगा, कोशिश पूरी पूरी रहेगी कि आपका पर डे 15 मिनट का 20 मिनट का जो भी सेशन होगा, मैं ट्राई करूंगा, पूरा पूरा प्रयास करूंगा कि डेली का एक सेशन आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। और जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनसे जो आप कह सकते हैं बेस्ट क्वेश्चंस का सेशन मैं लेकर आऊंगा, और उन्हीं क्वेश्चंस में ही आपको मैं समझाने का भी प्रयास करूंगा, क्योंकि अलग से टॉपिक को समझाने जितना हमारे पास समय है नहीं। और इसके अलावा आप लोगों को बुक रिकमेंड कर दी है, उसी बुक से आप अच्छे से स्टडी करें, और बराबर कहीं कोई दिक्कत आपको मन में किसी प्रकार की कोई चिंता या डर रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेहनत करते रहोगे तो सफलता निश्चित रूप से ही मिलेगी साथियों। तो मैदान में डटे रहिए जब तक कि सफलता नहीं मिल जाए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।